तो दोस्तों मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट रिवील कर दी है और इसमें सबसे चौंकाने वाला और सबसे बढ़िया नाम जो मुझे लगा वो था हमारे लोकी का। पर अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में मार्वल के खुद के 10 बड़े बड़े सुपर हीरोज मिसिंग है और ये 10 के 10 अवेंजर्स डूम्सडे में होना डिजर्व करते थे। पर अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल ने इन सबको बिट्रे कर दिया है। तो 10वें पे है हमारे गली मोहल्ले के सुपर हीरोज जैसे मून नाइट, डेयरडेविल, पनीसर और सी हल्क। और इस अकेले 10वें नंबर पे 10-20 सुपर हीरोज और आ जाएंगे। पर मैंने सिर्फ बड़े बड़े नाम बोले हैं। देखो मैं नहीं कह रहा कि डेयरडेविल, पनीसर और मून नाइट को सीधा डॉक्टर डूम से भिड़वा देना चाहिए, पर ये डॉक्टर डूम के चेलों को तो पीट ही सकते थे क्योंकि कॉमिक्स में डेयरडेविल मैफिस्टो तक से उलझा है। और बात करें पनीसर की तो पनीसर ने भी स्कल्स और गोस्ट राइडर के साथ साथ और भी बहुत सारे सुपर नेचुरल लोगों से कॉमिक्स में गिन गिन के पंगे लिए हैं। और मून नाइट भी हमारा किसी से कम नहीं है, इसने भी कॉमिक्स में कैंग और मैफिस्टो तक का सामना किया है। और एक तरफ तो मार्वल सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को उस जंग में उतारेगा और दूसरी तरफ इन जैसों को इग्नोर करेगा। और इससे बड़ी आयरनी क्या होगी, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी अपना एक हाथ बांधकर भी सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को आराम से हरा सकता है। और मार्वल ने थंडरबोल्ट्स की सस्ती टीम भी अवेंजर्स डूम्सडे में डाल दी है, जैसे कि वो लोग इन लोगों से कुछ अलग करके दिखाएंगे। और बात करें सी हल्क की तो ये कॉमिक्स में फंटास्टिक फोर की टीम का पार्ट रही है और अवेंजर्स का भी, वो भी कई बार। तो इस बेचारी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और हाँ मैं मानता हूँ कि इसका शो कोई खास नहीं चला, पर इसमें गलती कैरेक्टर की थोड़ा है और अगर किसी की है तो वो राइटर की है। और 9वें नंबर पे आता है हमारा स्टार लॉर्ड, गार्डियंस और एडम वॉरलॉक। और इन तीनों को इसमें इसलिए होना चाहिए था क्योंकि डूम सिर्फ धरती के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है। और साथ ही में मार्वल का सबसे बड़ा विलन है। डॉक्टर डूम एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है और एडम वॉरलॉक ने तो कॉमिक्स में यूनिवर्सल लेवल से भी बड़े बड़े लोगों से टक्कर ली है और उनमें से बहुतों को तो बुरी तरह पीटा भी है। और गार्डियंस और स्टार लॉर्ड ने कॉमिक्स में कैलेस्टियल से सामना भी किया है। और मैं यहाँ स्टार लॉर्ड के बाप की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो भी कैलेस्टियल था। और इन लोगों ने बादून के खिलाफ भी बहुत सारी जंग लड़ी है और बादून किरी और स्कल से भी बहुत खतरनाक है। और 8वें पे है विजन। और वांडा विजन के लास्ट में विजन जिंदा हो गया था और तब से 5-6 साल बीत चुकी है और अब तक तो उसको अपनी मेमोरीज भी वापस मिल चुकी होगी। और कॉमिक्स में विजन अल्ट्रॉन से भिड़ रखा है और कॉमिक्स का अल्ट्रॉन एमसीयू वाले से कम 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होगा। और विजन कैंग से भी भिड़ रखा है और कोरवैक्स से, और ये सेंटिनल से भी लड़ रखा है। और सेंटिनल्स वही रोबोट है जिन्होंने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में सभी एक्समैन का लगभग खात्मा ही कर दिया था। तो इस लेवल की तोप है हमारा विजन। और 7वें पे है हमारा वुल्वरीन। और इसके बारे में तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, पर फिर भी कॉमिक्स में वुल्वरीन बहुत बार डॉक्टर डूम के अगेंस्ट गया है। और इसके 20-25 साल बाद एमसीयू में आने के बाद मार्वल पे बहुत बढ़िया मौका था। और ह्यू जैकमैन हमेशा तो वुल्वरीन का रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही अपनी एज लिमिट पे है। तो मार्वल को ये करना चाहिए था कि उनके आखिरी फेस में जितना मार्वल ह्यू जैकमैन की पोटेंशियल को निचोड़ पाता उतना निचोड़ देना चाहिए था। और 6ठे पे है डेडपूल। और कॉमिक्स में डेडपूल का डॉक्टर डूम से सामना कम ही हुआ है, पर जब भी हुआ है डेडपूल ने जोक मार मार के डॉक्टर डूम को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया है। और फिर डॉक्टर डूम ने इन जोक्स का बदला डेडपूल को पेल कर लिया है। और बाकी कारनामों की बात करें तो डेडपूल ने कॉमिक्स में नाइटमेयर, गोस्ट राइडर और मैफिस्टो जैसों से टक्कर ली है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्वल फैंस सालों से चाह रहे हैं कि डेडपूल अवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज टीम के साथ टीम अप करें। और अगर टीम अप नहीं करा सकते तो हल्का फुल्का क्रॉसओवर ही करा देते, क्योंकि डेडपूल के पास अभी एक लौता मौका है। मुश्किल से ओरिजिनल टीम के 2 अवेंजर्स बचे हैं और बाकी सबको मार्वल ने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है और पता नहीं कब इन दोनों का नंबर भी आ जाए। और 5वें पे है कैप्टन मार्वल। और पता नहीं मार्वल की इससे भी क्या दुश्मनी है, मार्वल ने इसकी खुद की मूवी का नाश मार दिया और ज़बरदस्ती का वुमन पावर दिखाने के चक्कर में मार्वल ने
एक वुमन के खिलाफ ही साजिश कर ली और अपने राइटर्स और खुद की गलती मानने के बजाय अब इसको चुपचाप से साइडलाइन कर रहे हैं। और सेम ऐसा कुछ मार्वल ने जॉन क्रासिंस्की के साथ भी किया था। बंदे में एक अच्छा मिस्टर फंटास्टिक होने की सारी पोटेंशियल थी, पर मार्वल ने उसके लिए इतनी गंदी राइटिंग लिखी कि वो बंदा एक मीम बन के रह गया और फिर मार्वल ने उसी के ऊपर ब्लेम डाल के उसी को निकाल दिया। पर कैप्टन मार्वल के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और हमने इनके सीन्स भी बहुत कम देखे हैं, जिसमें शुरुआत में जब मार्वल वाले कैप्टन मार्वल को लाए थे तो उन्होंने इसको ज़बरदस्ती का पुश देने की हर एक कोशिश की। सबसे पावरफुल बोलते ही चले गए। इतना बोलने की बजाय अगर थोड़ी सी मेहनत भी उसके सीन्स पे की होती तो पब्लिक खुद से बोलती कि हाँ, कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल है। और अब सेंट्री का आने के बाद मार्वल इसको चुपचाप से साइड में रख रहा है, एक इस्तेमाल किए हुए खिलौने की तरह। और चौथे पे है हल्क। और हल्क एक लौता सुपर हीरो है जिसकी मार्वल ने पॉपुलैरिटी बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और इसमें मार्वल की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और सालों तक जो हल्क के साथ इन्होंने अपराध किए ये उसी का परिणाम है। द एवेंजर्स मूवी में भी हल्क को जस्टिस नहीं मिला था, पर हाँ, उसमें अन्याय भी नहीं हुआ था। पर उसके बाद मार्वल धीरे धीरे हल्क को छोटा बनाता गया और उसकी पावर्स भी कम करता गया और किसी को पता भी नहीं चला। या ऐसा मार्वल ने सोचा होगा और ये सोची समझी साजिश थी हल्क के खिलाफ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन्फिनिटी वॉर में मार्वल ने हल्क और थैनोस की फाइट सिर्फ 45 सेकंड्स में दिखाई है, पर सेम मूवी में थैनोस से कैप्टन अमेरिका भी लड़ता है। और ये फाइट मतलब कैप्टन अमेरिका और थैनोस की फाइट हल्क वर्सेस थैनोस से भी लंबी है। और ये मार्वल का हर एक सुपर हीरो फैन को तमाचा था। असली में थैनोस को कैप्टन अमेरिका को 5 सेकंड के अंदर हरा देना चाहिए था, पर यह फाइट 50 सेकंड से भी लंबी है, जिसमें कैप्टन अमेरिका झिंगुर भी नहीं है थैनोस के सामने। और मार्वल के हल्क की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के बाद जैसे ही मार्वल को मौका मिला, इन्होंने हल्क को लात मार के अवेंजर्स डूम्सडे में से निकाल दिया। और हल्क को डूम्सडे में इसलिए होना चाहिए था क्योंकि कॉमिक्स में एक बार डॉक्टर डूम हल्क से लड़ने के लिए डार्क मैजिक और एन्चांटेड आर्मर का सहारा लेता है, पर फिर भी वो हल्क से लड़ नहीं पाता और डॉक्टर डूम को हल्क के खिलाफ मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि कॉमिक्स में जब भी डॉक्टर डूम और हल्क का सामना हुआ है, हल्क हर बार डॉक्टर डूम पर भारी पड़ा है, पर हाँ, डॉक्टर डूम भी हर बार हालात को कंट्रोल कर लेता है, चाहे उसको बचकर भागना ही क्यों ना पड़े। और तीसरे पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। और मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर नकेल कसना चालू कर दिया है और पूरी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज एक बच्चे की तरह डर के भाग रहे हैं। देखो, बात यहाँ पे जीतने की भी नहीं है, पर बात यहाँ पे है डर के भागने की, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बियॉन्डर तक का सामना किया है और बियॉन्डर मल्टीवर्स के मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है। और ऐसे खतरनाक आदमी से सामना होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा वापस आ गया था। और एक बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज एटर्निटी के पीछे लग गया था, थोर लव एंड थंडर वाली। और इसको भी छोड़ो, एक बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिविंग ट्रिब्यूनल का भी विरोध किया था कि मैं तुम्हें ये वाला यूनिवर्स तबाह नहीं करने दूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसने वो कर दिया था, पर इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितना शेर दिल है। और इन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को पूरी फिल्म में गीदड़ बना दिया और पूरी फिल्म में स्ट्रेंज अपनी छाती पीटता फिरता है कि अरे कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। और ये साफ साफ गलत है क्योंकि ये स्ट्रेंज के कैरेक्टर को सूट नहीं करता। और अब टॉप 2 बताने से पहले मैं हॉनरेबल मेंशन में 2 बुड्ढों का नाम लेना चाहूँगा, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। और इन दोनों के कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हैं और उनको देखने में बहुत मज़ा आता, खासकर इन दोनों की बाकी कैरेक्टर्स से इंट्रैक्शंस। और ये दोनों बेचारे जीते जी एक्समैन से भी नहीं मिल पाए। और एक सच ये भी है कि अब ये चाहकर भी वापस नहीं आ सकते और जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, पर शायद कैप्टन अमेरिका के और ज़्यादा एडवेंचर्स आ सकते हैं क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में एक प्लॉट होल हुआ है। खैर, तो दूसरे पे है वांडा। तो पूरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मार्वल ने इसको एक शेरनी की तरह दिखाया, इतनी पावर दिखाई कि लोगों का मुंह सील देती है और बेचारे मिस्टर फंटास्टिक को तो नूडल्स जैसा कुछ बना देती है। और ये दिखाया कि रियलिटी को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर देती है। पर मूवी के एंड में खुद मार्वल वाले भूल गए कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसके ऊपर पत्थर गिराकर इसको मार डाला। कोई सेंस है इस बात का
क्योंकि इसकी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर ये अपने मुंह से ए ई ऊ आ भी कहती तो वे पत्थर फूल बन जाते। खैर कुछ भी हो तो मार्वल को इसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि यही है असली वुमन पावर जिसको मार्वल को सपोर्ट करना चाहिए था, उन सस्ते रिपोप्स को नहीं। और इसकी पावर के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सभी लोग जानते ही होंगे। और पहले पे है जिसके साथ मार्वल ने सबसे ज्यादा गद्दारी की है, हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। आयरन मैन के जाने के बाद इन लोगों को करना ही चाहिए था कि ये लोग स्पाइडरमैन को लीडर बना देते, या चलो फेस ही बना देते। माना कि कागजों में कैप्टन अमेरिका टीम का लीडर था, पर असली में टीम का फेस सिर्फ आयरन मैन था। और अब इनको करना ही चाहिए था कि कागजों में डॉक्टर स्ट्रेंज को डाल देते और वैसे फेस बना देते स्पाइडरमैन को, क्योंकि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी ही अब मार्वल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और सबसे बड़ी हद तो यह है कि 6-7 साल बाद अवेंजर्स की कोई मूवी आएगी और उसी में इन लोगों ने स्पाइडरमैन को नहीं डाला। वैसे मुझे एक बात याद आई कि वांडा का भाई भी मार्वल ने बहुत ही क्रिंज तरीके से निपटाया था। अरे यार, जिसकी पावर सी स्पीड है उसी को गोलियों से मरवा दिया। थैंक गॉड कम से कम एक्स मैन वालों ने तो क्विक सिल्वर के साथ जस्टिस किया है।